जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स जो बायोलॉजी क्वेश्चन है उसका पार्ट 11वां करने वाले हैं। इससे पहले 10 पार्ट और आ चुके हैं। आई होप आपने वो 10 के 10 पार्ट देखे होंगे। तो विलम्ब ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि लाल रक्त जो होता है, मतलब जो रक्त का रंग होता है, वो लाल किसके कारण होता है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण उसका जो रंग है वो लाल होता है। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है, जो एक प्रोटीन होता है, उसकी उपस्थिति के कारण जो ब्लड है उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। और देख सकते हैं ये क्वेश्चंस जो मैं करवाने वाला हूँ वो कौन कौन से एग्जाम में आए, जैसे कि ये यूपीएससी यानी जो उत्तर प्रदेश पीएससी होता है उसमें 1990 में पूछा गया था। वहीं पे जो एसएससी 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और आप नीचे देख सकते हैं कौन से ईयर में क्वेश्चन आए थे। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो जो लोहा है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी जो आयरन होता है, याद रखना है। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। और दोस्तों जो लोहे की कमी है, यानी लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ये भी याद रखना है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या फिर उन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए और नीचे आपको यहाँ पे कथन का आपको बताना है इनमें से कौन सा जो दिया गया है आंसर सही है। जैसे कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो दोस्तों ये आंसर सही हो जाएगा। यह लोहा युक्त यौगिक है, तो दोस्तों ये भी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, इसमें लोहा पाया जाता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही हो जाता है। मतलब जो हमारा सही हुआ वो हुआ 1, 2 और 4। तो जो डी ऑप्शन है वो मेल हमारे जो ऑप्शन उससे मैच हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको कथन दिया गया है, वहीं पे आपको नीचे कारण दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो अभी कथन दिया गया है क्या उसका कारण यहाँ पे जो दिया गया है वही है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है खून का रंग जो होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो कथन है वो कारण से मैच हो रहा है और दोनों ही सही है, तो ये सही है दोस्तों। जो खून का रंग होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो एक लाल वर्णक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। रक्त प्लेटलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थ्रोम्बिन के कारण। और दोस्तों जब मैंने ये आपको ब्लड के बारे में पूरा पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये भी समझाया था। तो आप बायोलॉजी की जो वीडियोस हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बायोलॉजी नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर एनटीपीसी बायोलॉजी के नाम से आप उसमें सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो अस्थि मज्जा है उसमें होता है। जैसे मैंने बताया जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स दोनों का उद्गम होता है अस्थि मज्जा में होता है, तो ये भी जो वाइट ब्लड सेल्स है उनके टाइप में, तो याद रखना है। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। और दोस्तों जो फाइब्रिन होता है वो अंतिम जो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट होता है या फिर अंतिम स्टेप होती है। फाइब्रिन एक जाल की तरह बना लेता है, इस टाइप का कुछ ये जाल बना लेता है। और इसमें आके जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स, वो फंस जाती है, इनके पार नहीं जा पाती। बट जो प्लाज्मा लिक्विड होता है वो पार चले जाता है। इसलिए देखा होगा जब थक्का बनना स्टार्ट होता है तो वाइट वाइट एक लिक्विड आ जाता है हमारे ऊपर, तो इस प्रकार का कुछ जाल बना लेता है ये। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारे ब्लड में नेचुरली पाया जाता है वो हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो रक्त को हमारे शरीर के अंदर जमने नहीं देता। नहीं तो आपने देखा होगा कि कभी भी हम लोग ब्लड निकलता है तो वो तुरंत जम जाता है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा या फिर आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या होता है हमारे ब्लड में जिसके कारण जो रक्त का थक्का हमारे ब्लड में नहीं जमता है, तो वो हेपेरिन होता है। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता, बता चुका हूं मैं, जो हेपेरिन है वो इसका आंसर हो जाएगा सही। सामान्य मानव का खून बहने में समय लगता है और जमने में समय लगता है। तो दोस्तों जो सामान्य मनुष्य होता है उसके खून बहने में 2 से लेकर 7 मिनट लगता है और जमने में 3 से लेकर 10 मिनट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को शुगर है तो उसका जो ब्लड है
वो काफ़ी देर बाद रुकेगा। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। रक्त समूह का आविष्कार, जैसे कि मैंने बताया आपको मिसलेनियस भी करवा रहा था जब मैं, यानी विविध करवा रहा था, उसमें भी बोला कभी भी अगर ब्लड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आपको आंख बंद कर सिर्फ कार्ल लैंडस्टीनर लगा देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि ABO खून ग्रुप प्रणाली के आविष्कारक किसे कहते हैं। मैंने बताया कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड का कहीं पे भी क्वेश्चन आए आपको यही ऑप्शन लगाना है। RH कारक, ठीक है, तो आपको बताना है जो RH नाम रखा गया है वो किस जानवर से लिया गया है। तो जो बंदर था, एक रीसेस नामक बंदर था, जो रीसेस का आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग वर्ड है वो RH होगा, इसलिए इसको RH फैक्टर भी कहा जाता है। और मैंने आपको डीपली वीडियो में समझाया कि RH फैक्टर क्या होता है, और जब मैं आपको जब मिसलेनियस पार्ट करवा रहा था तो उसमें भी मैंने आपको RH फैक्टर के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, AB रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर या फिर यूनिवर्सल ग्राही क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जो AB ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो रोग प्रतिकारक होते हैं वो नहीं पाए जाते, तो इसलिए उनको दोस्तों यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो AB रक्त समूह में, तो आपको बताना है इनमें से AB रक्त समूह में क्या। तो इसमें लिखा है दोस्तों एंटीजन नहीं रहते, दूसरा ऑप्शन दिया गया कि एंटीबॉडी नहीं रहते, तीसरा ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी, चौथा ऑप्शन दिया गया एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों होते हैं। तो दोस्तों जो AB ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती और इसी कारण ये किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग O ब्लड ग्रुप वालों की बात की जाए तो दोस्तों जो O ब्लड ग्रुप वाले होते हैं इनमें जो एंटीबॉडीज है वो दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है, बट इनमें जो एंटीजन है वो नहीं पाया जाता, तो इसमें एंटीबॉडीज A और B दोनों पाई जाती हैं। इसलिए जो O वाले ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकते सिवाय O वाले से, और किसी को भी ब्लड दे सकते हैं क्योंकि इनमें एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है O के बारे में, क्यों इसको सर्वदाता बोला जाता है और क्यों AB को ग्राही बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिर से क्लियर कर दिया। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए तो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे लिखा है किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये किसी को भी नहीं दे सकता सिवाय AB वाले को, तो ये भी याद रखना। देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी पुरुष का जो रक्त वर्ग हो वो AB हो और किसी महिला का रक्त वर्ग B हो, दोस्तों यहाँ पे P गलती से लिखा गया क्योंकि P कोई सा ब्लड ग्रुप नहीं होता है, तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप उपस्थित नहीं हो सकता। अगर दोस्तों आपको ये जानना है कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, तो आप मेरी बायोलॉजी में जो ब्लड मैंने पढ़ाया है उसमें ये सारी चीज़ें मैंने कवर की है, तो आप वो वीडियो अवश्य देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कौन सा ब्लड किसी को दे सकते हैं या फिर किस में किसका क्या होता है, पेरेंट्स और संतानों में कौन सा, ये सब मैंने उसमें बताया डीपली, तो आप उसको अवश्य पढ़िएगा। तो दोस्तों इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा O, क्योंकि जो O ब्लड आप देख सकते हैं इनमें भी O ब्लड नहीं है, AB आ गया है, तो जो O ब्लड वाले हो सकते हैं वो इनमें कभी भी नहीं हो सकते। दोस्तों अगला क्वेश्चन में पूछा गया है यदि पिता का जो रक्त है वो A है और जो माता का है वो O है, तो बताना है कि उनके जो पुत्र होगा उसमें कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों O, तो याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिता और माता का जो रक्त वर्ग है वो क्रमशः A और O है, यानी जो पिता है उनका A है और जो माता है उनका O है, तो उनके बच्चों में कौन सा जो रक्त है या फिर रक्त ग्रुप है वो उपस्थित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, यानी B नहीं होगा। और आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे A और O दोनों यहाँ पे है तो B निश्चित ही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों में जो संभावित रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उनके बच्चों में हो सकता है A हो सकता है, B हो सकता है और AB भी हो सकता है, क्योंकि जो AB है वो दोनों के मिलने से ही बना है। तो आप एक कॉमन सेंस बेस भी लगा सकते हैं और डिटेल में आप वीडियो में पढ़ सकते हैं जो मैंने बनाई है। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB तथा दूसरे का O हो तो उनके बच्चों में जो संभावित रुधिर वर्ग होगा वो कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों A, यानी जो AB है वो पाया जाएगा। यहाँ पे जो O ब्लड होगा वो नहीं आएगा। कोई B प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। अगर दोस्तों किसी B प्रकार का कोई व्यक्ति होगा यानी जिसका ब्लड ग्रुप B होगा तो वो रक्तदान कर सकता है केवल AB को और B को, ना तो वो A को कर सकता है ना ही O को कर सकता है।
तो यहाँ पे ए बी और ओ को कर सकता है, क्योंकि आपको पता है जो ए बी होते हैं इनमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, इसलिए किसी का भी ब्लड ले सकते हैं। परंतु जो बी है इनमें ए एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, ये इसलिए किसी का ब्लड नहीं ले सकते। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति किस रक्त समूह व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं? तो केवल ओ से ले सकते हैं, ओ वाले, तो याद रखना है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्र दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो जो मैंने बताया, ओ समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, और ए बी किसी से भी ले सकते हैं, इसलिए ए बी को सर्वग्राही और सर्वदाता ओ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहता है? तो जैसे मैंने बताया ए बी। दोस्तों वापस अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन दिया गया है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है। और यहाँ पे कारण दिया गया है, ओ प्रकार के रक्त में कोई सा एंटीजन नहीं पाया जाता। तो दोस्तों यहाँ पे जो कारण है वो तो सत्य दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो अभिकथन है वो गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कि ए गलत है, लेकिन जो आर है वो सही है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। मानव शरीर का तापक्रम, तो यहाँ पे लिखा है जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मानव होते हैं वो समतापी होते हैं, यानी अपने तापमान को एक जैसा बनाए रखते हैं। तो ना तो जाड़ों में ये घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, तो याद रखना है आपको ये भी। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो दोस्तों जो मानव के अगर जन्म हुआ है और जन्म के समय से ही उसके जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो जैसी हैं वो वैसे ही कोशिका रहती हैं। और इसलिए मैंने आपको जब लास्ट वीडियो करवा रहा था या फिर मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है तो उसमें भी मैंने बताया कि बॉडी की एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जो डैमेज होने पर सही नहीं हो सकती, तो वो तंत्रिका कोशिका होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी जो पोलियो से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, पोलियो के जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी तंत्रिका कोशिका को ही इफेक्ट करते हैं, इसलिए जो बच्चे हैं वो ठीक नहीं हो पाते। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम उसे कार्बोहाइड्रेट देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो ग्लूकोज होता है, याद रखना है। इसी के अलावा आपको ये भी याद रखना है, जो फल में जो शर्करा पाई जाती है, यानी फल में जो ग्लूकोज के नाम से जो तत्व पाया जाता है उसको हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, तो ये भी याद रखना है आपको। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको, तो आपको पता है जो सोयाबीन है वो इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिहार पीएससी में पूछा गया था, 95 में पूछा गया था, यानी 1995, और यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पीएससी में पूछा गया था 2014 में। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का जो इनमें से सबसे अच्छा स्रोत है वो है दोस्तों यहाँ पे मूंगफली। तो याद रखना है, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन, तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग कैसीन बोलते हैं। और दोस्तों कैसीन नामक प्रोटीन के कारण ही दूध का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, और हल्का सा जो पीलापन होता है दूध में आपने देखा होगा वो कैरोटीन नामक पदार्थ के कारण होता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? धवल यानी जो उसका सफ़ेद रंग होता है, तो आपको बताया कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? तो मैंने बताया कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, अभी बताया। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी आहार में लेता है, तो वो व्यक्ति किसकी कमी से ग्रसित हो सकता है, या फिर किसकी कमी हो सकती है उसके बॉडी में? ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन या वसा। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन या प्रोटीन। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति चावल और केवल आलू लेता है उसके शरीर में प्रोटीन और वसा की कमी हो जाती है, क्योंकि चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता ना ही आलू में, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के उच्चतम स्रोत हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ऑप्शन दिए गए, इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन को कहा जाता है, क्योंकि विटामिन आपको थोड़ी सी मात्रा में लेना पड़ती है, परंतु ये आपके बॉडी में कुछ बड़े काम नहीं करती। ये छोटा सा आपके बॉडी में एक पार्ट होता है जो कि एक सहायक आहार के रूप में लिया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन, तो दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो हो जाते हैं ए, डी, ई और के, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो बी और सी विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टेकोफेरोल, यानी कैल्सीफेरोल विटामिन
डी हो जाता है, उसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और जो टेकोफेरॉल होता है विटामिन ई होता है, और कैरोटीन, याद रखना आप। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।